आइए आज आपको हम एक चैप्टर 1 का शेष भाग जो क्लास में शेष रह गया था और लैंगिक प्रजनन समाप्त करने के बाद लैंगिक प्रजनन उसी की हम चर्चा करते हैं, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसी को हिंदी में हम लोग पढ़ते हैं लैंगिक प्रजनन। लैंगिक प्रजनन की क्रिया जीवों में प्रजनन की एक विधि के द्वारा बताया जाता है। एक्चुअली प्रजनन की विधि आपने पढ़ा था क्लास में, दो तरह की होती है मुख्य रूप से, जिसमें एक अलैंगिक प्रजनन और दूसरा लैंगिक। लैंगिक प्रजनन की क्रिया में आप आराम से समझ सकते हैं इस चीज को, और इस वीडियो को आराम से देखिए शुरू से अंत तक, जिससे कि आप आराम से हर एक प्रोसेस को, एक विधि को आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। लैंगिक वर्ड जो है लैंगिक लिंग से आया हुआ है। लिंग हम जानते हैं दो तरह के होते हैं सजीव में, एक कहते हैं नर, जिसको इंग्लिश में कहते हैं हम लोग मेल, और एक को कहते हैं मादा, जिसको इंग्लिश में कहते हैं फीमेल। ये दो तरह के जीव लिंग को बोध कर रहा है, नर और मादा, दो लिंग, और दोनों लिंग जब आपस में संलयन करते हैं, संगमन करते हैं, आपस में क्रिया करते हैं, तो उनसे जो उत्पन्न होती नए जीव, उसको संतति के रूप में हम बोध करते हैं। इंग्लिश में उसे ऑफ स्प्रिंग कहते हैं, और इस तरह से नए जीव की उत्पत्ति होती है। ये जो प्रोसेस होता है ये लैंगिक प्रजनन की क्रिया कहलाता है। इस पर हम लोग डिफिनेशन, परिभाषा जो हम देते हैं उसको इस तरह से ले सकते हैं, प्रजनन की ऐसी विधि जिसके अंतर्गत दो जीव अर्थात नर और मादा के संयोजन से नई संतति की उत्पत्ति होती है, नए जीव की उत्पत्ति है। इस विधि को लैंगिक प्रजनन कहा जाता है। अब लैंगिक प्रजनन में किस किस तरह की विशेषताएं, लक्षण को हम समझें, उसको हम समझते हैं। उसको हम एक हेडिंग देकर के हम देख सकते हैं इस तरह से, लैंगिक प्रजनन की विशेषताएं। लैंगिक प्रजनन की विशेषताएं, लैंगिक प्रजनन की विशेषताएं, या इसको आप लैंगिक प्रजनन के लक्षण भी कह सकते हैं, फीचर्स ऑफ या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो हमने डिफिनेशन बताया उसी के आधार पर इसकी विशेषताओं को भी हम अलग अलग करके हम आपको बताना चाहते हैं, और अच्छी तरीके आप सुनिए और समझिए इस चीज को। वीडियो को सिर्फ समझने के लिए बताया जाता है, लिखना होगा, इसके लिए हम डिस्क्रिप्ट करके पूरा ब्यौरा, पूरा डिटेल सब राइटिंग करके हम आपको दे देंगे, पोस्ट कर देंगे, और आप आराम से लिख सकते हैं, जिससे इसे समझिए। सिर्फ कई तरीके के लक्षण को हम लोग इंडिकेट करना चाहते हैं, और आराम से समझिए एक करके। जैसे सबसे पहला, और लैंगिक में आपने कहा था एक जनक भाग लेता है, लेकिन लैंगिक में आपने दो लिंग का चर्चा किया, इसलिए हमेशा इसमें याद रखना आपको लैंगिक प्रजनन क्रिया का पहला लक्षण, जब भी लैंगिक प्रजनन की क्रिया होगी यह बिना दो जीवों के संयोजन से संभव नहीं है। अर्थात पहला कैरेक्टर इसका आता है, इसमें दो जीव भाग लेते हैं। दो जीव में कौन कौन? नर तथा मादा, यानी मेल और फीमेल। दूसरा कैरेक्टर, जब भी दो जीव भाग लेंगे तो ऐसे भाग नहीं लेते, बल्कि दोनों जीव में एक संरचना का निर्माण होता है, नर का अलग और मादा का अलग। दोनों जीव में बने हुई संरचना को कहते हैं युग्मक, अर्थात युग्मक की उत्पत्ति होती है, यानी युग्मक का भी निर्माण, जिसको युग्मक का निर्माण आप कह सकते हैं। दूसरा कैरेक्टर जो कि लैंगिक प्रजनन में होता है, और लैंगिक प्रजनन ये संभव नहीं है। तीसरा चीज, युग्मक बनने के समय, अर्थात इस क्रिया को कहते हैं युग्मक जनन। युग्मक जिस समय बन रहा होता है उसमें विशेष प्रकार की क्रिया शामिल होती है, उसको कहते हैं अर्धसूत्री विभाजन। क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन नहीं होगा तो युग्मक में गुणसूत्र का विभाजन नहीं होगा, अर्थात उसमें अर्धसूत्री विभाजन होना सब आवश्यक है। इसको इंग्लिश में कहते हैं हम लोग मियोटिक डिवीजन। ये भी कैरेक्टर बताया जाता है लैंगिक प्रजनन का। ये खास करके लैंगिक में ही होता है, और लैंगिक में संभव इसका नहीं है। अर्थात युग्मक जनन के समय कौन सा विभाजन होता है? अर्धसूत्री विभाजन। इसी तरह से आप एक और क्रिया आप देख सकते हैं इसका विशेषता में, जब युग्मक बन रहा है तो नर का भी युग्मक बनेगा और मादा का भी युग्मक बनेगा। नर और मादा युग्मक आपस में जब तक संयोजित नहीं होंगे तब तक नए जीव की उत्पत्ति संभव नहीं है। अर्थात नर और मादा युग्मक दोनों के जो युग्मक हैं
दोनों के युग्मक जब बनते हैं, इस तरह के युग्मक के मिलने की क्रिया कहते हैं निषेचन। अर्थात निषेचन की क्रिया भी किसका विशेषता लैंगिक प्रजनन का, ये भी आपको अलैंगिक में नहीं बताया गया था। अर्थात निषेचन क्रिया लैंगिक प्रजनन की विशेषताओं को इंडिकेट करता है। इसी तरह से आप आ जाते हैं, जब इसमें नए संतति की उत्पत्ति होती है तो आप देख रहे हैं नर का भी लक्षण और मादा जनक का भी लक्षण, दोनों का लक्षण संयोजित होता है। अर्थात दोनों लक्षण संयोजित होने के कारण जो नए जीव की उत्पत्ति होगी उसमें विभिन्नता आएगा, और विभिन्नता भी लक्षण लैंगिक का ही है और लैंगिक में ये भी संभव नहीं है। रही बात और आगे की, तो जब विभिन्नता उत्पन्न होगी तो आराम से आप समझ सकते हैं विभिन्नता ही विकास की जननी होती है। अर्थात लैंगिक प्रजनन से उत्पन्न संतानों में विकास की संभावना अधिक होती है। ये सभी कैरेक्टर्स किसको व्यक्त करता है? लैंगिक प्रजनन को। ये था लैंगिक प्रजनन क्या है, लैंगिक प्रजनन की कौन कौन सी विशेषताएं होती है। लेकिन अभी मैंने आपको ये नहीं बताया लैंगिक प्रजनन होता कैसे कैसे है। आइए मैं आपको समझाऊं लैंगिक प्रजनन कैसे होता है। उसके लिए फिर से एक टॉपिक में बना रहा हूँ, उसको कहते हैं लैंगिक प्रजनन के अंतर्गत होने वाली सभी घटनाओं को एक सामूहिक रूप से मैं वर्णन कर रहा हूँ। उसको आप हेडिंग कर सकते हैं लैंगिक प्रजनन की घटनाएं, जिसको आप इंग्लिश में कह सकते हैं इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी लैंगिक प्रजनन के अंतर्गत कौन कौन सी घटनाएं शामिल है। इसमें मुख्य रूप से देखा जाता है तीन तरह की घटनाएं इसको सम्मिलित किया था, क्योंकि आपने अभी थोड़ा देर पहले देखा था लैंगिक प्रजनन में मुख्य रूप से एक विशेष प्रक्रिया को आपने शामिल किया था जो आपके बोर्ड पर लिखा हुआ है निषेचन। बिना निषेचन के लिए उत्पत्ति संभव नहीं है लैंगिक प्रजनन, अर्थात निषेचन होना आवश्यक है। इसी के आधार पर इसको बांटा गया है अलग अलग 3 स्टेप में। निषेचन से पहले क्या होता है, निषेचन में क्या होता है, निषेचन उपरांत क्या होता है। तो तीनों स्टेप को आप अलग अलग इंडिकेट करके समझ सकते हैं कैसे कैसे तीनों स्टेप में लैंगिक प्रजनन की संपूर्ण प्रक्रिया को संपन्न किया जाता है और नई जीव की उत्पत्ति होती है। तो पहला स्टेप को आप लिख सकते हैं निषेचन पूर्व घटना, जिसको आप कहते हो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। उसी तरह से दूसरा को आप कहते हो निषेचन की घटना, जिसको आप कह सकते हो इवेंट्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। और तीसरा स्टेप को आप कह सकते हो निषेचन पश्चात की घटना, जिसको आप कह सकते हो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। इस तरह से 3 स्टेप में बांटकर मैं आपको समझाना चाहता हूं लैंगिक प्रजनन की घटना कैसे कैसे होती है, संपूर्ण लैंगिक प्रजनन घटना। तो सबसे पहला हम लेके चलते निषेचन पूर्व। आप जानते हैं निषेचन कब होता है, जब युग्मक बनते हैं, यानी कि युग्मक बनेगा। युग्मक कहाँ बनता है आप भी जानते हैं, युग्मक जनक में बनता है। यहाँ पर कितने तरह के जनक लिए गए, एक नर और एक मादा। तो 2 जनक है, तो दोनों में अलग अलग युग्मक का निर्माण होगा। तो नर युग्मक में जो बनेगा उसको नर जनक में जो बनेगा उसको नर युग्मक कहेंगे, मादा जनक में जो बनेगा उसको मादा युग्मक कहेंगे। अर्थात युग्मक का निर्माण, युग्मक जनन, यानी एक प्रोसेस गैमेटोजेनेसिस। इसी तरह से दूसरा प्रोसेस भी इसमें सम्मिलित है, यानी कि इसमें कितने तरह की क्रिया सम्मिलित है निषेचन पूर्व घटना वो समझाना चाह रहे हैं। युग्मक तो बना, लेकिन युग्मक कहाँ बना, जनक में। तो जनक में बनने के बाद उसको मिलना है, एक दूसरे से संयोजित होना है, तो उसके एक दूसरे से फ्यूजन के लिए उसके करीब आना होगा। तो दोनों के उससे करीब आने के लिए दूसरा स्टेप होता है युग्मक का स्थानांतरण। उसको स्टेप में हम बना रहे हैं युग्मक स्थानांतरण, गैमेट ट्रांसफर। और इस तरह से 2 स्टेप के द्वारा हम इस प्रक्रिया को समझेंगे निषेचन पूर्व घटना। अभी निषेचन घटना नहीं बताया, निषेचन से पहले जोड़ा उस घटना को हम इंडिकेट कर रहे हैं। फर्स्ट स्टेप युग्मक जनन, सेकेंड स्टेप युग्मक स्थानांतरण। युग्मक जनन को हम पहले समझाना चाहेंगे, तब युग्मक स्थानांतरण को बताएंगे। आइए मैं बताता हूं पहले युग्मक जनन की क्रिया क्या होती है।
युग्मक है क्या, तो आपने देखा नर युग्मक और मादा युग्मक में, मादा जनक में, अलग अलग जनक में अलग अलग युग्मक का निर्माण होता है। उसी को हम समझाना चाहेंगे युग्मक निर्माण में युग्मक जनन की क्रिया कैसे होती है। तो मैं आपको बताऊं, सबसे पहला प्रोसेस जो है युग्मक जनन, गैमेटोजेनेसिस। आपने भी थोड़ा देर पहले कैरेक्टर्स में आपने समझा था, युग्मक बनने की क्रिया के समय एक विभाजन होती है, उसको कहते हैं अर्धसूत्री विभाजन। अक्सर करके बच्चे इस चीज को नहीं समझते हैं। अर्ध आधा सूत्र लिया गया गुणसूत्र से, अर्थात गुणसूत्र का आधा होगा, ऐसा विभाजन जिसमें गुणसूत्र आधी संख्या में बट जाती है, उसी विभाजन को कहते हैं अर्धसूत्री विभाजन। कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन का 2 पार्ट्स होते हैं, एक अर्धसूत्री और एक समसूत्री विभाजन। यहाँ अर्धसूत्री विभाजन का मतलब होता है वैसा विभाजन जिसमें कोशिका विभाजन के साथ साथ क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र भी 2 बराबर भागों में बट जाए, उसी को कहते हैं अर्धसूत्री विभाजन। यहाँ पर भी जब नर युग्मक और मादा युग्मक का निर्माण होगा तो उसमें बनने के लिए कौन सा विभाजन चाहिए, अर्धसूत्री विभाजन। और अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप युग्मकों का निर्माण होता है, और युग्मक खास करके अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप जब बनता है तो अगुणित संरचना होती है। अब आया फिर वर्ड अगुणित, हैप्लॉइड। तो जनक जब भी होता है, कोई भी जनक, तो याद रखेंगे पेरेंट्स, जनक जब भी आपको कोई पूछता है आप बता सकते हैं जनक हमेशा द्विगुणित होता है, प्राय करके, हमेशा तो नहीं कह सकते। कुछ जनक ऐसे भी है लॉर्ड एनिमल्स में, लॉर्ड प्लांट्स में, जो कि अगुणित होते हैं, लेकिन प्राय करके द्विगुणित यानी डिप्लॉयड स्ट्रक्चर होते हैं, क्योंकि जनक में प्राय गुणसूत्र जब भी होता है जोड़े में होता है, पेयर्स में होता है, इसीलिए इसको द्विगुणित स्टेज कहा जाता है। लेकिन जैसे युग्मक निर्माण की क्रिया होती है अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप गुणसूत्र आधे संख्या में बढ़ता है, इसी रीजन के कारण युग्मक अर्थात गैमीट को हम लोग हमेशा कहते हैं अगुणित संरचना, क्योंकि युग्मक बनने की क्रिया में अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप गुणसूत्र आधी संख्या में बढ़कर युग्मक में प्रवेश करता है, अर्थात युग्मक को हमेशा अगुणित यानी हैप्लॉइड स्ट्रक्चर। अब रही बात, कुछ ऐसे जीव है जो कि अगुणित होते हैं, तो उसमें अर्धसूत्री ना होकर के सीधे उसमें समसूत्रीकरण नहीं होता, तो उसमें हमेशा युग्मक अगुणित ही रहेगा। लेकिन द्विगुणित है तो वहां पे अर्धसूत्री होता है और अगुणित संरचना बनती है। यानी आप हमेशा याद रखेंगे, कोई पूछता है युग्मक क्या होता है, आप कहेंगे अगुणित यानी गैमेट हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होता है, डिप्लॉयड नहीं होता है। ये रही बात युग्मक जनन की। अब रही बात, इसी युग्मक जनन के साथ साथ एक और चीज बताना चाहेंगे जो कि बहुत ही जरूरी होता है। कुछ ऐसे जीव होते हैं जिसमें आपकी किताब में लिखा होगा समथैलस, इसको इंग्लिश में कहते हैं होमोथैलिक या होमोथैलिक, कुछ में होता है लिखा हुआ विषम थैलस। ये सब चीज आप नहीं समझते होंगे, इसको मैं समझा, इसको कहते हैं हेटेरोथैलिक। इस तरह सम बराबर, थैलस यानी थैलस है क्या, पहले ये बताते हैं। थैलस, थैलाब, ऐसा ऐसा वर्ड मिलेगा। खास करके वैसे कुछ निम्न वर्गीय पादप होते हैं, निम्न वर्गीय जीव होते हैं, जिसमें जानते हैं पौधे में जड़, तना, पत्ती ये स्पष्ट दिखता है। लेकिन कुछ ऐसे लोअर प्लांट्स होते हैं जिसमें जड़, तना, पत्ती को आप अलग अलग नहीं कर सकते, इसी संरचना को एक कॉमन वर्ड कहा था थैलस। अब थैलस में अगर नर और मादा जननांग एक साथ है, उनको हम लोग बताएंगे समथैलस। लेकिन जब उनमें एक समय अलग अलग जीव पर स्थित है नर और मादा, उनको आप कहेंगे विषम थैलस। ये इंडिकेट किया जाता है। अब रही बात, इसको इसलिए मैंने बताया क्योंकि कभी कभी नर और मादा को विभेद करने के लिए कुछ ऐसे लोअर प्लांट्स होते हैं जिसमें हम पता नहीं कर पाते नर है कि मादा, तो उसमें हम इस चीज को देखते हैं कि अगर फैलाव स्ट्रक्चर है तो नर मादा जड़ान होने का उसको समथैलसी यानी होमोथैलिक, और विषम थैलसी जिसमें अलग अलग हैं उनको हेटेरोथैलिक कहेंगे। इस तरह से आपने जाना। इसी पर एक और चीज बताना चाहूंगा, जब लिंग का चर्चा होगा एक और चीज इसी पर बता दो, तब आगे चलेंगे युग्मक का स्थानांतरण पर। सबसे इंपॉर्टेंट, जीवों में लैंगिकता, ये बहुत जरूरी है समझना, ये भी मैं समझा। सेक्सुअलिटी, जीवों में लैंगिकता, सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म, ये भी आपको समझना जरूरी है। एक्चुअली सभी जीव में
आप देखेंगे खासकर उच्च वर्गीय जो जीव है उसमें नर मादा आप कहते हैं अलग अलग होते हैं। तो अलग अलग होते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कुछ ऐसे भी जीव हैं सजीव के रूप में, जैसे पौधे कुछ हैं जिनमें कि नर मादा एक ही पर रहते हैं, उनको तो आप कुछ और कहेंगे, और अलग अलग रहते हैं तो उनको कुछ और कहेंगे। अगर अलग अलग है उसको एक नाम दिया गया एक लिंगाश्रयी, जिसको इंग्लिश में कहते हैं डायसियस प्लांट, अर्थात एक वन लिंग, एक लिंग यानी नर होगा तो मादा नहीं, मादा होगा तो नर नहीं। ऐसे प्लांट्स भी हमारे प्रकृति में है। एज एग्जाम्पल आप जानते हैं ताड़, जिसको आप पाम ट्री कहते हैं, आप जानते हो खजूर, जिसको आप डेट पाम कहते हैं इंग्लिश में। ऐसे ही बहुत तरह के पौधे, पपीता आप जानते हैं जिसको पपाया कहते हैं। ऐसे बहुत तरह के प्लांट्स हैं, सहतूत, मलबरी, बहुत तरह के प्लांट्स होते हैं। इन सभी प्लांट्स में देखा जाता है अगर नर पौधा है तो मादा पौधा अलग होता है, अर्थात नर पौधा में कभी भी फल की उत्पत्ति संभव नहीं है, मादा पौधा में फल की उत्पत्ति होती है। तो जिसमें भी आप तीनों को जो मैंने एग्जाम्पल, ऐसे कई पौधे हैं मैनली रूप से हमारे वातावरण में आसानी से दिख जाते हैं, इसे समझने में आसानी होगी। ऐसे पौधे में नर पौधा अलग होता है, मादा पौधा अलग होता है। इन पौधों को एक साथ समूह में रखा जाता है, एक लिंगाश्रयी कहा जाता है, जिनमें एक लिंग का चर्चा होता है। अलग अलग पादप अलग अलग लिंग होते हैं, नर जिस पर होते हैं उस पर मादा नहीं, मादा इस पर होते हैं उस पर नर नहीं। इसी तरह से दूसरा एक ग्रुप बनाया जाता है लिंग के आधार पर, उसको कहते हैं उभय लिंगाश्रयी, जिसको इंग्लिश में कहते हैं मोनोएसियस प्लांट, जिसमें कि आप सिंपल सा कह सकते हैं नर और मादा दोनों जनाम, दोनों सेक्सुअल पार्ट्स एक ही पादप पर हो, एक ही पर हो, उनको हम लोग कहेंगे उभय लिंगाश्रयी। जैसे एज एग्जाम्पल, इसका तो खैर एग्जाम्पल पूरे प्रकृति में बिखरा हुआ है। जो भी पौधे को आप देखो, आम जिसको आप मैंगो कहते हो, इसमें भी आप देखोगे फ्लावर आते हैं। जितने भी उच्च वर्गीय पौधे, आम है, लीची है, जितना भी फ्लावरिंग प्लांट है, जो भी आप कह सकते हो, जैसे आप कहते हो गुलाब, अड़हुल, चंपा, चमेली, जितने भी हैं सभी तरह के पौधे में, जैसे कि आप कहते हो अमरूद, गुआवा, गुलाब, जिसको आप रोज कहते हो, जितने भी प्लांट्स हैं, कई हैं प्लांट्स। ऐसे प्लांट्स में आप देखेंगे नर जनांग और मादा जनांग दोनों एक ही पादप पर, एक ही सदस्य पर, एक ही ऑर्गेनिज्म पर स्थित रहता है। इसलिए ऐसे पादप को हम लोग कहते हैं मोनोएसियस प्लांट या लिंगाश्रयी पादप कहते हैं। अब आ जाइए, ये तो पौधे का मैंने कहा। एक आश्चर्य का आप करोगे, एक ऐसी चीज मैं बताता हूँ, जीव भी कुछ ऐसे होते हैं जिसमें कि एनिमल्स की मैं बात कर रहा हूँ, प्राणी की बात कर रहा हूँ, जिसमें देखा जाता है नर और मादा जनांग एक ही पर होता है। ऐसे भी जीव को हम लोग कहेंगे उभय लिंगाश्रयी जीव। ऐसे एग्जाम्पल, जैसे कि आपने कभी नाम सुना होगा जोंक, जिसको आप कहते हो लीच। जैसे गांव घर में आपने देखा होगा, किसी मवेशी को नदी में धोने के लिए जाता है कोई भी मानव, तो उसके पैर में कभी लग जाता है, ब्लड आने लगता है कोई जीव, तो कहता है कि देखो जोंक लग गया। तो वह जोंक जो होता है, इसको कि आप कहते हो खून चूसक जोंक भी कहते हो, इसको इंग्लिश में लीच कहा जाता है। इसका बायोलॉजिकल नेम होता है डिनेरिया। खास करके इसमें नर और मादा दोनों एक ही पर होते हैं। इसी तरह से आप केंचुआ, जिसको अर्थवर्म कहते हो, इस जीव में भी देखा जाता है नर और मादा दोनों एक ही सदस्य पर होता है। ऐसे जीव को भी किसमें रखा जाता है, उभय लिंग। ऐसे कई तरह के जीव है, सबका मैंने लिखित रूप से मैंने आपको नोट्स तैयार कर दिया है, उसको भी मैं दे दूंगा और आप नोट कर लेंगे। इस तरह का सेक्सुअलिटी मैंने बताया। हाँ, एक और चीज मैं इसी के साथ साथ बताना चाहूंगा, तो उभय लिंगाश्रयी बढ़िया है। तो उभय लिंगाश्रयी को जब हम फूल के ऊपर डिनोट करते हैं, फ्लावर के ऊपर, तो उसको कैसे हम डिनोट करते हैं, इसी तरह से पादप को तो आपने कहा दिया उभय लिंगाश्रयी पादप। तो फूल में आप कहते हो उभयलिंगी पौधे, उभयलिंगी। इंग्लिश में हर्माफ्रोडाइट भी कहते हैं इसको, उभयलिंगी पुष्प कह सकते हो, हर्माफ्रोडाइट कहते हो, या बाइसेक्सुअल फ्लावर भी कहते हो। अर्थात नाम से ही पता चल रहा है, आप लोग देख रहे होंगे। तो उभय मतलब होता है दो लिंग, यानी कि नर और मादा दोनों लिंग एक ही पुष्प पर स्थित है, तो ऐसे पुष्प को उभयलिंगी पुष्प कहेंगे। अर्थात हमारे प्रकृति में बिखरा हुआ है, जितना एग्जाम्पल अभी पहले दिया था,
गुलाब, अड़हुल, चंपा, चमेली, जितना भी है, आम में भी फूल आते हैं, जो मंजर आता है वो फूल ही होता है, लीची, ये सभी फूल जो होते हैं सब कैसे होते हैं, वह लिंग लेकी, एक लिंगी भी होता है, इसको यूनिसेक्सुअल फ्लावर आप कहते हैं। यूनिसेक्सुअल फ्लावर नाम से पता चला एक, यानी कि अगर नर होगा तो मादा नहीं, मादा होगा तो नर नहीं, एक लिंग। तो जानते हैं आप पुष्प में नर और मादा जो जनांग होता है उसको कैसे पहचानते हैं? नर जनांग को बचपन में आपने पढ़ा होगा पुंकेसर कहा जाता है, जिसको इंग्लिश में स्टामेन कहते हैं। उस तरह से मादा जनांग को पुष्प में एक नाम से इंडिकेट किया जाता है, उसको स्त्री केसर कहते हैं, जिसको इंग्लिश में स्टामेन कहते हैं, और स्त्री केसर को पिस्टिल कहते हैं या कार्पेल कहते हैं, दो नाम से जाना जाता है। इस तरह से आप देख रहे हैं, अगर नर है तो मादा नहीं, मादा है तो नर नहीं, ऐसे पुष्प को क्या कहते हैं? एक लिंगी कहते हैं। इस तरह के पुष्प का भी वर्णन हमारे प्रकृति में काफी है। ये है जीवों में लैंगिकता। अब आपको मैंने एक टॉपिक छोड़ा था, उसको मैं बताता हूँ। जैसे युग्मक का आप निषेचन की घटना, निषेचन से पूर्व की घटना पढ़ रहे थे, उसमें आपने युग्मक चरण पढ़ा था, लेकिन आपने युग्मक का स्थानांतरण नहीं पढ़ा। युग्मक का स्थानांतरण, गैमिट ट्रांसफर, ये भी बहुत ही अजीबोगरीब कहानी है इसमें, क्योंकि जब तक एक गैमिट, एक युग्मक जब तक दूसरे युग्मक के पास नहीं जाएगा तब तक संयोजित कैसे होगा? अब बात रही है कि नर का युग्मक नर में बनता है, नरजनक में, मादा युग्मक मादा जनक में बनता है, तो फिर नर का युग्मक मादा जनक तक कैसे जाए, या मादा जनक का युग्मक नर युग्मक के पास कैसे जाए? ये भी एक घटना अजीब सी है। आइए मैं इसको बताता हूँ। सबसे पहले इसको बताने से पहले थोड़ा युग्मक की क्वालिटी पे लेके चलो मैं आपको। एक आप कहते हो नर युग्मक, अक्सर करके किताब में सिंबॉलिक रहता, इस तरह से करेंगे। एक को कहते हो आप मादा युग्मक, इसको आप इंडिकेट करते हैं इस तरह से, इसको कहते हैं मेल गैमिट, इसको कहते हैं फीमेल गैमिट। आइए मैं आपको बताऊं नर युग्मक मादा युग्मक का कुछ क्वालिटी, इससे आपको खुद पता चल जाएगा युग्मक का स्थानांतरण कैसे होता है। तो नर युग्मक हमेशा याद रखेगा आकार में छोटा होता है, मादा युग्मक आकार में बड़ा होता है, ध्यान रखिए। दूसरा चीज याद रखिएगा, ये गतिशील होता है, मोटाइल नेचर होता है, मूवमेंट करता है, लेकिन ये नॉन मोटाइल कैरेक्टर की होती है। ये अपने स्थान पर स्थित रहती है, यानी कि अगतिशील, अक्रियाशील इसको आप कर सकते हैं। अब आपको रही बात, जो गतिशील है वही गति करेगा, जो गतिशील नहीं है वो तो गति करेगा ही नहीं, वो तो अपने स्थान पर रहेगा। अर्थात जाना किसको पड़ेगा? नर युग्मक को। किसके पास? मादा युग्मक के पास। अर्थात हमेशा याद रखिएगा, नर युग्मक मादा युग्मक के पास पहुंचता है। अब रही बात, नर युग्मक मादा युग्मक के पास पहुंचेगा कैसे? उसके लिए कोई न कोई माध्यम की जरूरत होती है। बिना माध्यम